महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते मृतकों की संख्या कम नहीं हो रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 898 लोगों की मौत हुई। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 54,022 केस आए हैं, जबकि 37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 19,832 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 341 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में राजधानी में 19,085 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस बीच बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना के चलते राजधानी में जो अव्यवस्था हुई उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिसके चलते हजारों लोगों को अस्पताल में ना तो बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 28,076 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 372 लोगों की मौत हुई। पश्चिमी यूपी में कोरोना के चलते केस लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में 1300, जबकि सहारनपुर में 1100 से ज्यादा नए मरीज मिले। इस बीच यूपी में सोमवार से 11 और जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। अभी ये टीकाकरण अभियान प्रदेश के 7 जिलों में ही चल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना के 9,642 नए केस आए हैं, जो एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं कोरोना के चलते उत्तराखंड में 137 लोगों की जान चली गई। राजधानी देहरादून में 4,000 के करीब नए केस आए हैं। नैनीताल में 1300, जबकि उधम सिंह नगर में 1200 से अधिक नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 67,000 के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। राजस्थान में कोरोना के 18,231 नए केस आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 164 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में 4900 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 48 लोगों की मौत हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ने की खबरों को अफवाह बताया है। अनिल विज ने जानकारी दी कि उनका फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ने वाला ट्वीट किया गया था। अनिल विज ने हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को चिट्ठी लिखकर फर्जी ट्वीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। कर्नाटक में कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 48,781 नए केस आए हैं, जबकि 592 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना केस राजधानी बेंगलुरु में सामने आ रहे हैं, जहां 21,376 नए मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 30% से ज्यादा है। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू इसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। केरल में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना के 38,460 नए मामले आए हैं और 54 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में आज से लॉकडाउन लागू किया है, जो 16 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में बंगाल में सबसे ज्यादा 19,216 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना के चलते 112 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1.25 लाख के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें वैक्सीन को लेकर पूरे देश में एक समान नीति की मांग की गई है। गोवा में कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से फैल रहा है, जिसे देखते हुए गोवा सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। गोवा में रविवार 9 मई सुबह 9 बजे से अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है, जो 24 मई तक जारी रहेगा। हालांकि गोवा में लॉकडाउन के दौरान दोपहर 1 बजे तक जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 12,064 नए केस आए, जबकि 13,085 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना से 119 लोगों की जान गई है। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से सामने आ रहे हैं, जहां 3700 से ज्यादा नए मरीज मिले।
कोरोना संकट को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आ रही है। ऐसे में अब बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से एक भी शख्स की जान नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में 3 महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई 700 मीट्रिक टन से कम नहीं होनी चाहिए, वरना हम सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिल्ली में 5 मई को केंद्र की ओर से 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, जबकि 6 मई को 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, यानी 24 घंटे में करीब 153 मीट्रिक टन कम ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। देश भर में ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। अनिल विज ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों को सेना और अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया जाए। अनिल विज ने कहा कि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। हर रोज प्लांट्स में दिक्कतें आ रही हैं, इनका लगातार चलते रहना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर लोगों को फौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर आपको शुरुआती लक्षण जिसमें बुखार आना, गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में दिक्कत है तो इसे कोरोना मानकर इलाज करें। कोरोना टेस्ट के बाद अगर रिपोर्ट आने में कुछ वक्त भी लग जाता है तो इसे कोरोना मानकर ही इलाज किया जाना चाहिए। बिहार के छपरा में पप्पू यादव ने सांसद निधि कोटे से खरीदी गई 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी होने पर सवाल उठाए। पप्पू यादव छपरा में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय गए और बाहर खड़ी एम्बुलेंस से कवर हटाकर नई एम्बुलेंस बेकार होने की जानकारी दी और सवाल पूछा कि MPLAD से खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस को जनता को समर्पित क्यों नहीं किया गया। जिस पर जवाब देते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ड्राइवरों की कमी के चलते ये एम्बुलेंस खड़ी है। पप्पू यादव अगर चाहें तो सभी एम्बुलेंस ले जाकर जनता की सेवा में लगा दें। आज ऑक्सीजन की होर्डिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के MLA और मंत्री इमरान हुसैन को कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि आखिर उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। इमरान हुसैन और आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के पेज पर यह प्रचारित किया गया था कि जिन लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है वो इमरान हुसैन के यहाँ से ले सकते हैं, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगी जिसमें इमरान हुसैन जो MLA हैं आम पार्टी के, उनके बारे में था कि उन्होंने अपने यहाँ ऑक्सीजन होर्डिंग करी हुई है और वो उसको अपने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि सारा ऑक्सीजन का आवंटन अपने ऊपर टेक ओवर कर ले। तो इस इश्यू पे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इमरान हुसैन को नोटिस करते हुए कहा है कि वो खुद पर्सनली पेश हों कोर्ट में और इसका जवाब दें। असम में सीएम उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। आज एक बार फिर बीजेपी ने बैठक बुलाई है। जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा को आज दिल्ली बुलाया। सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात होगी। इससे पहले कल अमित शाह के घर पर भी लंबी बैठक चली, जहां असम के अलावा बंगाल के लिए विधायक दल के नेता को चुनने के लिए माथापच्ची का दौर चला। बंगाल हिंसा को लेकर घमासान जारी है। बंगाल हिंसा पर होम सेक्रेटरी से कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। अब 10 मई को अगली सुनवाई होनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए कल राजभवन पहुंची। वहीं टीएमसी की ओर से मिथुन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिन पर लोगों को भड़काने का आरोप है। कंगना रनौत ने अपने खिलाफ पश्चिम बंगाल में FIR होने पर जमकर भड़ास निकाली है। कंगना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बंगाल हिंसा से जुड़े कई पोस्ट लगा रही हैं। इन पोस्ट्स के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रिजू दत्ता ने कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। अब कंगना ने इस पर रिएक्शन दिया है।
कंगना का कहना है कि एफआईआर से उनकी आवाज बंद होने वाली नहीं है। सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में फंसती दिख रही है। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट पर काम तो जारी है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को अभी के लिए रोक दें। भारत, अमेरिका, फ्रांस के बाद अब रूस ने भी कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट को खत्म करने पर अपनी सहमति जताई है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस इस मुद्दे पर बिना शर्त अपना समर्थन देता है। ये नियम विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है। जर्मनी में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगेगी। पहले 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने पर रोक थी। साथ ही अगस्त महीने के आखिर तक 12 से 18 उम्र के बच्चों को सरकार वैक्सीन लगाएगी। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,72,000 के पार पहुंच गया है। वहीं संक्रमितों की संख्या 15 करोड़ 68 लाख से ज्यादा है। 13 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जापान की राजधानी टोक्यो समेत 3 शहरों में 3 हफ्तों के लिए आपातकाल की अवधि बढ़ाई गई। 31 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। प्रधानमंत्री सुगा ने इस बात की जानकारी दी। अपने नागरिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया आने पर लगी पाबंदी को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हटाने का निर्देश दिया। 15 मई से हटाई जाएगी पाबंदी। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पत्रकारों को दी। मॉरिसन ने कहा कि अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया हवाई जहाज भेजेगा। करीब 9500 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इस वक्त भारत में हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर हजारों की संख्या में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। काम करने के घंटों को बढ़ाने के लिए सरकार के लाए गए बिल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बिल में काम करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच गतिरोध कम नहीं हो रहा है। एक बार फिर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोगों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में फिलिस्तीनी लोगों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी और इजरायली झंडों को जलाकर अपना विरोध दिखाया। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 2.8 किलोमीटर तक फैली ज्वालामुखी से राख निकली। प्रशासन ने ज्वालामुखी के आसपास के घरों को खाली करने का निर्देश दिया। सरकार ने अंदेशा जताया कि आने वाले दिनों में ज्वालामुखी और अधिक विकराल रूप धारण कर सकता है। विक्ट्री डे से पहले रूस ने मॉस्को में अपनी सैन्य ताकत दिखाई। रेड स्क्वायर पर सैनिकों के साथ टैंक मिसाइल दिखे। साथ ही हवा में करतब करते दिखे रूसी हवाई जहाज। 9 मई को हर साल रूस विक्ट्री डे मनाता है। इसी दिन 1945 में जर्मनी के सैनिकों ने रूस के सामने आत्मसमर्पण किया था।